हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम अपनी रिवीजन सीरीज़ के आज करने जा रहे हैं पार्ट 12 को। अभी तक हम 11 पार्ट इसके कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर आप ज़रूर उन्हें भी देख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो रिवीजन सीरीज़ है ना, ये ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि ये MPPSC में आपको देना हो, यूपी में देना हो, यूपी TGT PGT जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आप पॉलिटिकल साइंस के थ्रू दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी रिवीजन सीरीज। आज का सबसे पहला वन लाइनर है, भारत में संप्रभुता निवास करती है। कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो जनता में ये निवास करती है। फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की है दोस्तों? तो फेडरल गवर्नमेंट की रचना की है KC वीर ने। ये भारतीय संघ को कैसा मानते हैं? ये क्वासी फेडरल मानते हैं। ठीक है, क्वासी फेडरल कहते हैं इसको, या फिर अर्ध संघात्मक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन में से देती है? वित्त आयोग में। किसके प्रतिवेदन के अनुसार देती है? वित्त आयोग के। ठीक है, एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा किसने की थी? तो ये मैजनी ने की थी, ये इटली के थे। आगे बढ़ते हैं, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है मैटलैंड का। दोस्तों ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में पूछा गया था। पीजीटी 2021 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजनीति विज्ञान कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है, किसने कहा है? तो ये बकल ने कहा है। अगला है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों लॉक ने। ठीक है, अगला परिभाषा है, समानता का अर्थ है सबके लिए पर्याप्त अवसर, ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है लास्की महोदय ने। ठीक है, अगला देखिए, ह्यू टोयो किससे संबंधित है? तो स्प्रिंग टाइगर से संबंधित है, इनकी पुस्तक है स्प्रिंग टाइगर। बोस, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। लुई फिशर की पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद है द राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट किताबें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव धर्म शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है मनु को। आगे देखते हैं, HC मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार आते हैं, यानी कि किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं कोलकाता हाई कोर्ट, सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, किसके हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं? कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कब बना था? तो ये बना था 1919 में। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में दी गई है दोस्तों? तो ये दी गई है आर्टिकल 155 में। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो माननीय हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ब्रह्म समाज जो कि 1828 में बना था, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। ठीक है, बंदी जीवन किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन से संबंधित किससे माना है दोस्तों? तो ये सीले और लीकॉक ने माना है। किसने माना है? सीले ने और लीकॉक ने। ठीक है, अगला देखते हैं, राजनीति विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थित है। ठीक है, इतिहास और राजनीति के मध्य में स्थित किसने माना है? तो लॉर्ड ब्राइस ने माना है। ठीक, आगे देखते हैं, अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। ठीक है, घातक नहीं मानते हैं बल्कि अनिवार्य मानते हैं अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए। कौन? वो RH टानी। ठीक है, RH टानी ऐसा मानते हैं। अगला देखते हैं, प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, किसका कथन है दोस्तों? बर्क का कथन है। ठीक है, ये किसका कथन है? बर्क का कथन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी एग्ज़ाम एकदम डेट्स आ चुकी हैं, तो ऐसे समय पे हमारे लिए दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये रिवीजन सीरीज़ ना दोस्तों इसलिए भी हेल्पफुल हो सकती है कि आप बहुत सारे वन लाइनर्स आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे। मे भी इनमें से कुछ अगर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, ये तो मैंने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है
यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रीन ने। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं ग्रीन। अगला परिभाषा देखते हैं। नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। किसने कहा है? गार्डनर ने कहा है। और जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि परिभाषा से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्ज़ाम में। एक आ सकता है और भी आ सकते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि ज़्यादा क्वेश्चन परिभाषाओं से पूछ ले जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर देख रही थी, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 2009-10 में हुआ रहा होगा। उसमें ज़्यादातर मतलब 50 to 60% क्वेश्चन जो थे वो इसी तरीके से परिभाषाओं से ही पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इसमें कुछ हम और आप नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मल्टी डायमेंशंस को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें, पुख्ता करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। किसने कहा है? पुताम्बेकर ने कहा है। नव वामपंथी विचारक हैं मार्क्यूस। मार्क्यूस कैसे विचारक हैं? नव वामपंथी विचारक हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, इसकी अवधारणा किसने दी? मार्क्स ने किस पुस्तक में दी है? तो दास कैपिटल में दी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वहारा का अधिनायकत्व किसमें बताया गया है? दास कैपिटल में बताया गया है। ठीक है, कानून का सर्वाधिक विस्तृत सिद्धांत है आदेशात्मक। किसने दिया है? जॉन ऑस्टिन ने दिया है। अगला देखते हैं। कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। किसने कहा है? तो ये कहा है गिलक्रास्ट ने। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार हो। सीरे की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस ये कोटेशन है। दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। किसने कहा है? तो ये कहा है गिलक्रास्ट ने। किसने कहा है दोस्तों? गिलक्रास्ट ने। कि जो दलीय प्रणाली है ना, वो क्या करती है? लोगों के जीवन को यंत्रवत बना देती है। ये गिलक्रास्ट का कथन है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। किसने कहा है? F.L. शूमा ने। किसने कहा है दोस्तों? F.L. शूमा ने। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही निकलता है। F.L. शूमा। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। किसने कहा है? ब्राइस ने। जनमत की निरंतर प्रक्रिया लोकतंत्र की गतिशीलता है। लोकतंत्र की गतिशीलता की बात कौन कर रहे हैं? ब्राइस। ठीक है, चलिए। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। किसका कथन है ये? ये लॉक का कथन है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसका कथन है? लॉक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये तिलक की पुस्तक है। ठीक है, ये इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, जब इनको अंग्रेज़ों ने अपना एक इन्होंने पत्र लिखा था। अपने समाचार पत्र में ये ना अंग्रेज़ों की बहुत आलोचना करते थे। ठीक है, तो इनको एक बार जेल में बंद कर दिया गया था। वहीं उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मांडले जेल में बंद किया गया था। वहाँ पे इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। ठीक है, और गीता बोध किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है गांधी ने। ये मेरा एक ही जगह लिखने का मोटिव ये है कि आप इस चीज़ को देख लें कि गीता रहस्य जो है वो तिलक ने लिखी है और बोध जो है वो गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है बारकर का कि जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में कलह कर सकती है। न्याय औचित्यपूर्ण है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन रॉल्स का। और जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस। द थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस एज एज फेयरनेस। ठीक है, ये दो किताबें आप इनकी याद रखेंगे। राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी बर्क ने। राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। ये किसने कहा है? ये एलन बाल ने कहा है। ठीक है, मुस्लिम लीग के देखिए दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मैंने दोनों एक जगह इसलिए लिखे हैं। एक तो पूछा जाता है सीधी कार्यवाही दिवस और एक पूछा जाता है मुक्ति दिवस, कि मुस्लिम लीग ने ये दोनों दिवस कब मनाए थे। तो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। सीधी कार्यवाही दिवस है जो हमारा 15 अगस्त होता है, उसके अगले दिन उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि 16 अगस्त को मनाया था। ठीक है, और मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 में। आगे देखते हैं। यूएनओ के महासभा की शक्तियों व कार्यों का जो अध्ययन है या कह सकते हैं वर्णन, वो किस अनुच्छेद में किया गया है? यूएनओ की महासभा की कार्य एवं शक्तियों का। ठीक है, तो ये किया गया है आर्टिकल 10 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना कौन बढ़ा सकता है? किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो अभी वर्तमान में सदस्य हैं 34। ठीक है, इनमें से 33 अन्य सदस्य प्लस एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI ऑफ इंडिया। ठीक है, CJI। ठीक है, अभी वर्तमान में 34 सदस्य हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी या जब मूल रूप से संविधान में कितने सदस्य इसमें हुआ करते थे? स्टार्टिंग में मूल रूप से सबसे पहले, क्योंकि इनकी संख्या 2-3 बार बदली गई है, तो मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ सबसे पहले इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग समझौता सिद्धांत। तो समझौता सिद्धांत तो किसने दिया था समझौता सिद्धांत दोस्तों? तो ये दिया था हॉब्स, लॉक और रूसो ने। ठीक है, ये तीनों कौन है दोस्तों? ये समझौतावादी विचारक हैं, इन्होंने समझौता सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये समझौता सिद्धांत क्या कहता था दोस्तों? ये समझौता सिद्धांत ऐसा पहला सिद्धांत था जिसने राज्य को क्या माना था? राज्य को क्या माना था? काल्पनिक माना था। काल्पनिक या कह सकते हैं, काल्पनिक की जगह आप कह सकते हैं कि कृत्रिम माना था। ठीक है, इससे पहले क्या माना जाता था? दैवीय उत्पत्ति माना जाता था कि राज्य क्या है? दैवीय उत्पत्ति। ये पहले विचारक थे जिन्होंने राज्य को कृत्रिम मांगा था। ठीक है, और राज्य के ऊपर व्यक्ति को भी अधिकार दिया था कि व्यक्ति की भी कुछ इंपॉर्टेंस है। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था? सिर्फ राज्य की इंपॉर्टेंस मानी जा रही थी, राज्य को ही सही माना जाता था। और समझौता सिद्धांत में ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि भाई पहले प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था थी। ठीक है, जहाँ पे बड़ी अलग तीनों ने थोड़ा थोड़ा इसकी अलग अलग व्याख्या की है। अगर इनका एक क्रक्स देखें तो इसका यही है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से प्राकृतिक अवस्था के लोगों ने मिलकर आपस में क्या किया? समझौता किया, और उस समझौते के द्वारा क्या हुआ? राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इन तीनों ही विचारक ने, यानी कि अगर हम विचारक की बात कर रहे हैं तो हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने ही अलग अलग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने समझौते में अंतर बताया है। लेकिन मैं जो आपको ये बता रही हूँ ना कि प्राकृतिक अवस्था में प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, तीनों ने अलग अलग समस्याएं बताई, और तीनों ने लेकिन ये बताया कि समझौता हुआ और फिर राज्य बना। लेकिन जो इनका एक क्रक्स है ना, एक जो इनका कह सकते हैं कोर आइडिया है, वो लगभग सेम है। तो समझौता हुआ और राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि पहली बार उन्होंने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती देते हुए राज्य को कृत्रिम बताया, और दूसरा व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, नहीं तो अभी तक केवल राज्य को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो इस समझौता सिद्धांत की आलोचना कौन करते हैं? ठीक है, आलोचना कौन करते हैं? तो इस समझौता सिद्धांत की आलोचना जो है वो देखिए कौन कौन कर रहा है। वो कर रहा है ग्रीन, मार्क्स और वाहन। ठीक है, तीन लोग हैं, ग्रीन, मार्क्स और वाहन क्या कर रहे हैं? समझौता सिद्धांत की क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। और क्या आलोचना कर रहे हैं? थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। तो ग्रीन क्या आलोचना कर रहे हैं? ग्रीन कह रहे हैं कि समझौता सिद्धांत क्या है? कपोल कल्पना है। ठीक है, इसको इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहेगा कि कपोल कल्पना समझौता सिद्धांत को किसने कहा है। ठीक है, तो ग्रीन भी होगा, मार्क्स भी होगा, वाहन भी होगा, तो आपको लगेगा तीनों ही पढ़े थे हमने, कौन सा है? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो ग्रीन ने कपोल कल्पना कहा है, मार्क्स ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई नहीं है। ठीक है, क्यों हुई है? तो समझौते से नहीं हुई तो क्यों हुई है? क्योंकि वर्ग संघर्ष था, है ना, और शोषण करने के लिए हुई है। ठीक है, मार्क्स तो क्या कहते हैं? मार्क्स के राज्य को क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि राज्य तो एक शोषणकारी संस्था है, और एक्चुअल में राज्य की उत्पत्ति शोषण करने के लिए हुई है, पूंजीपतियों का साथ देने के लिए हुई है। ठीक है, न कि समझौता या व्यक्ति की रक्षा के लिए। ठीक है, और वाहन क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं सामाजिक समझौता
सिद्धांत ना तो इतिहास को समझने का उचित साधन है और ना ही किसी राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। मतलब वाहन कह रहे हैं कि सामाजिक समझौते के द्वारा ना तो हम इतिहास को समझ सकते हैं और ना ही कोई राजनीतिक दर्शन यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मार्क्स की बात कर लें तो मार्क्स ने क्या बताया, मार्क्स में राज्य के 2 वर्ग बताए हैं। एक बताया है पूंजीपति वर्ग, ठीक है, जो शोषण कर रहा है, और दूसरा बताया है सर्वहारा वर्ग, जो कि जिसका कि शोषण हो रहा है। और राज्य क्या कर रहा है, राज्य जो ये शोषण कर रहा है ना, पूंजीपति वर्ग जो शोषण कर रहा है, राज्य उसका प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सहायता के लिए बना है। ठीक है, तो ये समझौता सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षेश की कार्य पद्धति का आधार क्या है, आम सहमति। तो दक्षेश क्या है दोस्तों, ये सार्क है, सार्क को ही दक्षेश कहते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो इसमें मूल रूप से 7 सदस्य थे, और अब इसमें एक और अफगानिस्तान शामिल हो गया है, तो अब इसमें 8 सदस्य हैं। और इसमें क्या भारत सार्क का मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। और भारत के जो पड़ोसी देश है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, यही सब क्या हैं, सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, इन 8 के नाम आप याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य कानून कार्यों के वे सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। किसका कथन है, तो ये कथन है हॉलैंड का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास का कंटेंट अच्छा लग रहा है, और आप अगर और सोनिया मैम के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी आपको लग रहा होगा, या आपका कोई भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रभावकर्ता के मध्य एक संबंध है, और जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं से यह कार्य कराने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उसने अन्यथा निष्पादित नहीं किया था। तो ये किसका कथन है दोस्तों, ये कथन है हेराल्ड लासवेल का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रभाव जो है ना, प्रभाव और प्रभावकर्ता के मध्य एक संबंध होता है कि दूसरा वाला उस काम को नहीं भी करना चाहता है, फिर भी वो उसे करने के लिए अभिप्रेरित करता है। यही क्या है, प्रभाव है। ठीक है, प्रभाव के एक मतलब कह सकते हैं मेन स्कॉलर हैं लासवेल। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। किसने नहीं माना है, डुगवी ने, सीले ने, हाल ने, बिलोबी ने। दोस्तों आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग करके कभी भी पूछ लिया जाता है। कभी डुगवी दे देगा, कभी हाल दे देगा। वैसे तो मोस्टली सिले दिया जाता है, लेकिन अब क्या पता एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है, तो आसान सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो सिले कई बार पूछ लिया गया है, तो क्या पता हाल या बिलोबी या डुगवी में से किसी को पूछ ले। ठीक है, तो भूमि को आवश्यक तत्व नहीं माना है डुगवी, सिले, हाल और बिलोबी ने। और आवश्यक तत्व माना है, किसने माना है, तो विल्सन ने माना है, ब्लंशली ने माना है, गार्नर ने माना है, और जेलिनेक ने माना है। ठीक है, इन सब ने माना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व का क्या मतलब है। तो राज्य के दोस्तों मोटे तौर पर सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद ये माना जाता है कि 4 तत्व हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के 4 तत्व हैं। तो इसमें कौन सा है, इसमें है भूभाग, भूभाग या भूमि कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा क्या है, तीसरा है सरकार, और चौथा क्या है, चौथा है संप्रभुता। ठीक है, तो ये जो भूभाग वाला तत्व है ना, इसको आवश्यक नहीं मान रहे हैं कौन कौन से विचारक, डुगवी, सिले, हाल और बिलोबी। ठीक है, और इन चारों तत्वों में से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कौन सा है, वो है संप्रभुता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें यह है कि अगर बाकी कोई तत्व हैं आपके पास, ठीक है, यानी कि ये 3 तत्व हैं, बट अगर ये नहीं है तो संप्रभु राज्य की संज्ञा नहीं दी जाएगी। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक चीज़ें आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षेश में ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, दक्षेश, फिर से दक्षेश आ गया दोस्तों। सार्क की बात हो रही है। ठीक है, सार्क की बात हो रही है फिर से, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। कब, 7-8 दिसंबर को।
ठीक है, कितने मेंबर हैं दोस्तों? 8 मेंबर्स हैं वर्तमान में। और ये पूछ रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है और कितने ऑब्जर्वर हैं दोस्तों इस समय? तो इस समय 9 ऑब्जर्वर देश हैं। कितने ऑब्जर्वर देश हैं? 9 ऑब्जर्वर देश हैं। उनमें से देखिए 2 का नाम दिया गया और पूछा गया है कि ये इनमें से कौन ऑब्जर्वर है। तो आपको ये 9 नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो चीन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिण के 9 ऑब्जर्वर राष्ट्रों में शामिल है। ठीक है, दक्षेश क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। मुझे आप लोग सार्क की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड। नागालैंड 1963 यानी कि कब भारतीय संघ में मिला गया, राज्य बन गया था? 1963 में। पंजाब 1966 में। हरियाणा और HP, ठीक है, थे इसमें। सिक्किम जो था वो 1975 में 36 अमेंडमेंट से 22वां राज्य बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सिक्किम जो था वो 1975 में 36 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 22वां राज्य बना था। और अरुणाचल कब शामिल हुआ था? 1987 में इसको मूल राज्य का दर्जा जो है वो मिल गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं देख लेती हूँ। नहीं, थोड़ा सा एक वन लाइनर और बचा हुआ है। हाँ, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है फाइनर का। किसका कथन है दोस्तों? फाइनर का कथन है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से आपको वन लाइनर्स में से क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में या आने वाले पेपर्स में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं आगे की अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।